स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो रूल्स हैं उनको नोटिफाई किया गया था। आप देखिए उन्हीं रूल्स के अगेंस्ट में एक पेटिशन है उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल किया गया है कि उन रूल्स के रिगार्डिंग में जो स्टे है वो यहाँ पे लगाया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पेटिशन के पर्सपेक्टिव से 9 अप्रैल का जो डे है वो दिया गया है कि 9 अप्रैल के दिन उस पेटिशन के रिगार्डिंग में जो हियरिंग है उसको कैरी आउट किया जाएगा। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको ज़रूर से जानकारी होनी चाहिए। आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट सेकंड है उसके अंदर आपको सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से जो आर्टिकल्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम आर्टिकल्स के बारे में बात करें तो आर्टिकल 5 to 11 है उनके अंदर में सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं उनके द्वारा सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है उसको अडॉप्ट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो आपको यहाँ पे जो सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि हमने जो सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने यहाँ पे बोरो किया है। तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं जो फोर फादर्स हैं उनके द्वारा इस सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है उसको बोरो किया गया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के वहाँ से। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इन आर्टिकल्स के बारे में तो आर्टिकल नंबर 11 के अंदर बताया गया है कि पार्लियामेंट को यहाँ पे हाईएस्ट अथॉरिटी है सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फ्रेम करने के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि पार्लियामेंट के द्वारा 2019 के समय में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके जो रूल्स हैं उनको फ्रेम किया गया था। वो रूल्स यहाँ पे एक्ट के रूप में एग्जिस्टेंस के अंदर में आते हैं। और आप देखिए कि 2019 में जब पार्लियामेंट के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट रिगार्डिंग में जो रूल्स हैं उनको फ्रेम किया गया तो उस समय में जो प्रोटेस्ट है वो आपको देखने के लिए मिला था। वह हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर में आपको जो प्रोटेस्ट है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो रूल्स हैं उनके अगेंस्ट में। स्टूडेंट्स वहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो क्यों कैरी आउट किया गया। स्टूडेंट्स आपको प्रोटेस्ट देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे रिलीजन को एज ए क्राइटेरिया माना गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि हमारे जो नाइबर कंट्री हैं, नाइबर कंट्री कौन कौन से, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अलावा आप देखिए अफगानिस्तान है और बांग्लादेश है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो हमारे नाइबर कंट्री हैं वहाँ से जो मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं इन कंट्रीज़ के अंदर में अगर वो इंडिया के लिए माइग्रेट किए हैं, इंडिया के लिए अगर उनके द्वारा माइग्रेट किया गया है 31 दिसंबर 2014 से पहले और उनके द्वारा यहाँ पे जो नेचुरलाइजेशन का जो क्राइटेरिया है जिसको कि रिड्यूस करके जो ओरिजिनली 11 ईयर आपको देखने के लिए मिलता है सिटीजनशिप को गेन करने के रिगार्डिंग में, आप देखिए उसको रिड्यूस करके 5 ईयर किया गया है यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में। तो नेचुरलाइजेशन का जो क्राइटेरिया है 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया के अंदर अगर वो माइग्रेट किए हैं तो उनको जो इंडिया का सिटीजनशिप है वो दे दिया जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे और भी काफ़ी सारी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको ऐड करने के रिगार्डिंग में सजेस्ट किया गया है अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके द्वारा। आप देखिए कि काफ़ी बार ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि जो श्रीलंका से जो नॉर्दर्न पार्ट है जहाँ पे जाफना नाम का स्टेट है और श्रीलंका के अंदर में आपको जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी देखने के लिए मिलेगी जिसको कि हम सिंगलीज के नाम से जानते हैं। तो श्रीलंका से जो लोग माइग्रेट किए हैं उनकी रिगार्डिंग में भी आपको देखने के लिए मिलता है अपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा कि जो तमिलियन पर्सन है जाफना का जो एरिया है वहाँ से माइग्रेट किए हैं उनको भी यहाँ पे इंडिया के अंदर सिटीजनशिप के रूप से ऐड किया जाए। यहाँ पे इसको चैलेंज किया गया है रिलीजन एज ए क्राइटेरिया के रूप से, क्योंकि आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंडिया के अंदर में रिलीजन एक कोई क्राइटेरिया नहीं है सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से। इंडिया एज ए सेक्युलर कंट्री आपको देखने के लिए मिलता है। तो हमारे यहाँ पे सिटीजनशिप को गेन करने के रिगार्डिंग में कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से ऐसे ग्राउंड हैं जिसके बेसिस पे जो सिटीजनशिप है उसको गेन किया जा सकता है। तो आपको 5 ऐसे जो ग्राउंड हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में एक निमोनिक है जिसको कि हम ब्रांड के रूप से जानते हैं। अगर आपका यहाँ पे इंडिया के अंदर बर्थ हुआ है तो बाई बर्थ आप इंडिया के जो सिटीजन है वो बन सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे बर्थ है, इसके अलावा आप देखिए कि रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलता है। रजिस्ट्रेशन के अलावा अगर हम बात करें अक्वायर ऑफ टेरिटरी है, किसी टेरिटरी को इंडिया के द्वारा अक्वायर किया गया। आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे पार्ट हैं जो इंडियन जो लैंड है उसके अंदर में लेटर फॉर्म के अंदर में ऐड हुए हैं हमारी इंडिपेंडेंस के जो अदर बाद में आपको अदर फॉर्म के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सिक्किम के बारे में तो आप देखिए कि वहाँ पे जो चोग्याल डायनेस्टी है उसका रूल आपको देखने के लिए मिलता है।
चोग्याल डायनेस्टी का वहाँ पे रूल देखने के लिए मिलेगा। उसको जो फुल फ्लैज का जो स्टेटस है, फुल फ्लैज जो स्टेट का जो स्टेटस है वो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में दिया गया था। 36 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में वहाँ पे जो कम्प्लीटली जो फुल फ्लैज स्टेट का जो स्टेटस दिया गया है, स्टार्टिंग में आप देखिए कि वहाँ पे एक एसोसिएट स्टेट का जो स्टेटस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। उसी के रिगार्डिंग में आर्टिकल 371F है, जिसके अंदर एक स्पेशल प्रोविजन है सिक्किम के पर्सपेक्टिव से कि अगर सिटीजनशिप वहाँ पे जब भी इलेक्शन कंटेस्ट होंगे लोकसभा के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि वहाँ का सिक्किम का जो ओरिजिनल पर्सन है उसी के द्वारा कंटेस्ट किया जाएगा सिक्किम के पर्सपेक्टिव से। तो बाई बर्थ है, रजिस्ट्रेशन है, एक्वायर ऑफ टेरिटरी है, नेचुरलाइजेशन है और डिसेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो नेचुरलाइजेशन जो प्रोसेस है उसी के अंदर अमेंड किया गया। ओरिजिनली आपको 11 देखने के लिए मिलेगा, इसको रिड्यूस करते हुए 5 ईयर किया गया है। 5 साल तक अगर आप इंडिया का टेरिटरी के अंदर रहते हो तो नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू में आप रजिस्टर कर सकते हो एज ए इंडियन सिटीजन के रूप से। इंडिया के अंदर में आप देखिए कि जो सेक्युलर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में इंडियन प्रियम्बल के अंदर देखने के लिए मिलता है कि हमारे यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे कोई भी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। एज ए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में सभी रिलीजन को जो इक्वलिटी है वो प्रोवाइड किया गया है। जो माइनॉरिटी का जो हमारी कम्युनिटीज है उनको देखिए कि आप देखिए कल्चरली उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के पर्सपेक्टिव से आपको आर्टिकल 29 एंड 30 हैं जो कि फंडामेंटल राइट के पार्ट हैं, उसके रूप से भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे, क्योंकि हमारे जो नाइबर कंट्रीज हैं उसके अंदर में आप देखिए कि कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनका कंटिन्यूस रिलीजियस जो प्रोसिक्यूशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के रिगार्डिंग में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उनको यहाँ पे नोटिफाई किया गया है। उसका जो प्रोटेस्ट है उसके अगेंस्ट में जो पेटिशन है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने के लिए मिला है। अब आपको यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सा जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा यहाँ पे जो सिटीजनशिप है वो दी जाती है। तो इसके बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इंडिया के अंदर जो सिटीजनशिप है वो ग्रांट की जाती है? इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना, ये आपका होमवर्क है सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से। सिटीजनशिप के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। काफ़ी बार ये आपको याद नहीं रहेगा। अगर आपको नहीं पता है इन सभी के बारे में, इन प्रोविजंस के बारे में, तो हमारा एक पॉपुलर किताब है पॉलिटी के रिगार्डिंग में लक्ष्मीकांत का चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 के अंदर में आप देखिए कि काफ़ी सारा जो टेबल्स हैं, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके अंदर में काफ़ी सारी टेबल्स बनी हुई हैं और उस टेबल्स के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है। एनसीईआरटी के अंदर भी इनके बारे में मेंशन किया गया है। जो 11th का पॉलिटी का एनसीईआरटी है उसके अंदर भी मेंशन किया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं उनको कहाँ से बोरो किया गया है। जैसे कल ही हमने न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर रीड किया था गवर्नर के पर्सपेक्टिव से कि जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट है वो सेंटर के द्वारा किया जाता है। ये हमने कहाँ से बोरो किया है? कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट अगर हम बात करें पतंजलि के बारे में है, आप देखिए कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की वजह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जो सम्मन है उसको इशू किया गया है कि जो पतंजलि के जो यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर हैं उनको यहाँ पे प्रेजेंट होना है केस का जो हियरिंग है उसके अंदर में, या उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनकी रिगार्डिंग में। आप देखिए कि पतंजलि नाम का जो इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे काफ़ी सारे जो एडवर्टाइजमेंट है उनको कैरी आउट किया गया है। और एडवर्टाइजमेंट के अंदर एक वर्ड आपको देखने के लिए मिलता है कि कुछ ऐसे जो अस्थमा है और भी काफ़ी सारी जो चीज़ है उनके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे जो परमानेंट रिलीफ है वो आप गेन कर सकोगे अगर आप इनका जो मेडिसिन है उनको अगर आप यहाँ पे यूज करोगे। तो आप देखिए कि जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज 1954 का एक एक्ट है उसका यहाँ पे वायलेशन के रूप से देखने के लिए मिला है। तो आपको इस तरीके का जो इंसिडेंट है वो कंटिन्यूस काफ़ी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। उसके रिगार्डिंग में हमारे यहाँ पे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक अथॉरिटी को क्रिएट किया था उसने भी काफ़ी सारा, आप देखिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट में जो जिनके अगेंस्ट में एलिगेशंस पाए गए थे कि आप गारंटेड प्रीलिम्स है उसको क्लियर कर सकते हो, गारंटेड मेंस को आप क्लियर कर सकते हो, सिलेक्शन आपका श्योर करता है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, किसी भी चीज़ है जो 100% आपका कुछ भी जो गारंटेड नहीं करता है, वो आपको अपना जो हार्ड वर्क है, कंटिन्यूस जो डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन है उसी के थ्रू में आप उसको अचीव कर सकते हो। तो ऐसा ही यहाँ पे बताया गया कि जो परमानेंट रिलीफ है वो आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो अस्थमा के रिगार्डिंग में, डायबिटीज़ के पर्सपेक्टिव से। तो उनको बेसिकली वायलेशन के रूप से देखा गया है। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है 1954 का, उसके वायलेशन के रूप से
और उसी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो पतंजलि आयुर्वेदा का नाम का जो कंपनी है उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो उसके फेस वैल्यू के रूप से वर्क करते हैं उनको बेसिकली यहाँ पे कोर्ट के द्वारा सम्मन किया गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आप देखिए कि क्यों कंडक्ट किया जाता है, क्यों यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है इलेक्शन के नोटिफिकेशन के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली हमारे यहाँ पे जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो प्रोवाइड करता है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को। यहाँ पे जो एज ए इंडिविजुअल पर्सन जो इलेक्शन कंटेस्ट करता है उसको भी आप देखिए कि यहाँ पे जो कम्प्लीटली लेवल प्लेइंग फील्ड है उसको प्रोवाइड करने के परस्पेक्टिव से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो आपको देखने के लिए मिलता है। दिल्ली के रिगार्डिंग में न्यूज़ है कि काफ़ी सारे जो पोस्टर्स हैं जो वहाँ पे लगाए जाते हैं, जो पॉलिटिकल पर्सनस हैं जो पब्लिक डोमेन के अंदर अपने आप का जो प्रेजेंस है वो देखना चाहते हैं, काफ़ी सारे होर्डिंग्स हैं, इन सभी को रिमूव किया गया है। यहाँ पे एमसीडी के द्वारा जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है उसके द्वारा इनको रिमूव किया गया है कि यहाँ पे एक इक्वल प्लेइंग फील्ड है वो आपको देखने के लिए मिले। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे किसी भी पर्सन के द्वारा कैश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं कैरी आउट किया जा सकता है। इवन इलेक्शन प्रोसेस के दौरान में जब आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देखने के लिए मिलेगा तो एज ए इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा भी जो इंडिया का सिटीजन है उसके द्वारा भी कुछ अमाउंट है, कुछ लिमिटेशन है, उसके ज़्यादा अगर कैश है वो यहाँ पे नहीं कैरी कर सकता है। अगर आप कैश वहाँ पे ज्वेलरी वहाँ पे कैरी करते हो तो आपको बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है वो बताना होगा कि क्यों यहाँ पे आप कैरी करने वाले हो। किसी भी जो आपका जो व्हीकल है अगर आप पास कर रहे हो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के एरिया के अंदर में तो उसका भी आप देखिए कि यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो चेक किया जा सकता है कि पर्पज ऑफ विजिट आपका क्या है, ये सब आपको देखने के लिए मिलता है ड्यूरिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के परस्पेक्टिव से एक इलेक्शन कमीशन का एक ऐप भी है जिसको कि हम सी विजिल के नाम से जानते हैं। सी विजिल बेसिकली आप देखिए कि सी विजिल के अंदर में जो सी है वो स्टैंड करता है सिटीजनशिप के परस्पेक्टिव से कि सिटीजन्स के द्वारा भी यहाँ पे जो कोई भी विजिलेंस है उसको कैरी आउट किया जा सकता है किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा। अगर यहाँ पे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया गया है जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग में आप यहाँ पे जो इंक्वायरी है या जो पेटिशन है उसको फाइल कर सकते हो, उनके अगेंस्ट में जो कंप्लेंट है उसको कैरी आउट कर सकते हो। 1960 का वो फर्स्ट टाइम है जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम आपस में ही एक कन्वेंशन को डेवलप किया था कि हम यहाँ पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड है उसको यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा। और आप देखिए कि लेटर फॉर्म के अंदर में इलेक्शन कमीशन ने भी उस प्रोसेस को अडॉप्ट किया अगर और ऑल ओवर इंडिया के अंदर में आपको जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, संजय सिंह है जो आम आदमी पार्टी है उससे रिलेटेड पर्सन है। आप देखिए कि काफ़ी सारे जो केसेज हैं वो भी इनके अगेंस्ट में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो जो संजय सिंह है उनको इनके द्वारा अभी रिसेंटली राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके रूप से इलेक्ट हुए थे, उनके द्वारा ओथ है वो यहाँ पे लिया गया है, उनका जो ओथ है वो यहाँ पे लिया गया है। तो राज्यसभा के जब भी आप मेंबर इलेक्ट होंगे तो नॉर्मल समय में आपका जो ओथ है वो किसके द्वारा कैरी आउट किया जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के जो चेयरमैन आपको कौन देखने के लिए मिलते हैं, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो आपको यहाँ पे राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो उन्हीं के द्वारा बेसिकली यहाँ पे जो ओथ प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि लोकसभा के जब भी हमारे जनरल इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं उसके बाद में लोकसभा के अंदर में जो मेंबर्स न्यू इलेक्ट होके आते हैं उनका जो ओथ प्रोसेस है, जो उस हाउस का जो मेंबरशिप है उसको गेन करने के रिगार्डिंग में जो ओथ प्रोसेस है उनको यहाँ पे किसके द्वारा कैरी आउट किया जाएगा, ये आपको देखने के लिए मिलता है प्रो टाइम स्पीकर के बारे में। आप देखिए कि स्पीकर के अलावा जो सीनियर मोस्ट पर्सन है उसको बेसिकली प्रो टाइम स्पीकर के रूप से इलेक्ट किया जाता है। और प्रो टाइम स्पीकर का जो मेन वर्क है वो यही आपको देखने के लिए मिलता है कि जो मेंबर्स यहाँ पे इलेक्ट होके आए हैं जनरल इलेक्शन के बाद में उनको यहाँ पे ओथ प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे प्रो टाइम स्पीकर के बारे में तो सीनियर मोस्ट जो पर्सन है उसको प्रो टाइम स्पीकर के रूप से इलेक्ट किया जाता है। तो आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, होमवर्क यही है कि 2019 के समय जब लास्ट टाइम हमारे यहाँ पे जनरल इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे तो उस समय में जो प्रो टाइम स्पीकर है वो किसको बनाया गया था, क्या थावर चंद गहलोत नाम के जो पर्सन हुआ करते थे जो उस समय में आप देखिए कि मिनिस्टर भी थे,
क्या थावरचंद गहलोत हैं उनको वहाँ पे जो प्रो टाइम स्पीकर के रूप से चूज किया गया था, या कमलनाथ है उनको चूज किया गया था? ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। अब हो सकता है आपको ना भी पता हो, हमारे एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इस साल भी अब इलेक्शन है वो कंडक्ट होंगे और आपको ये जो बात है वो याद रहेगा क्योंकि प्रीलिम्स का जो डेट है वो चेंज हुआ है। 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, 16 को हमारा प्रीलिम्स देखने के लिए मिलेगा। तो हो सकता है कि उससे पहले ही जो प्रो टाइम स्पीकर का जो पोस्ट है वो क्रिएट हो और प्रो टाइम के बारे में हो सकता है यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्योंकि इलेक्शन ईयर है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो इलेक्शन के परस्पेक्टिव से पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि इलेक्शन के ही रिगार्डिंग में यहाँ पे एक और एडिटोरियल है। एडिटोरियल के अंदर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक अनूप बरनवाल केस है कि हमारे जो चीफ इलेक्शनल कमिश्नर हैं और हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में एक अनूप बरनवाल केस है मार्च 2023 के समय में। मार्च 2023 का ये केस के अंदर में क्या बताया गया कि यहाँ पे 3 मेंबर्स का एक सेलेक्टिव कमेटी होगा, उस कमेटी के द्वारा जो सिलेक्शन है उसको कैरी आउट किया जाएगा। अब ये अनूप बरनवाल केस के अंदर ये सब चीज़ें क्यों एग्जिस्टेंस के अंदर में आई हैं? आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इम्पोर्टेंट बॉडी है कंट्री के अंदर में जो फ्री एंड फेयर वे में इलेक्शन है उसको कंडक्ट करने के पर्सपेक्टिव से, और इंडिपेंडेंस के समय से लेकर आप देखिए कि प्रेजेंट समय तक 2022 तक यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ही जो सीईसी एंड ईसी हैं उसको अपॉइंट किया जाता था। गवर्नमेंट के द्वारा सिलेक्शन आपको देखने के लिए मिलता है और अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो प्रेसिडेंट के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। इंपॉर्टेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजन है फ्री एंड फेयर वे में इलेक्शन को कंडक्ट करना, डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए पीपल्स के पास में यहाँ पे जो पावर है उसके रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट पोजीशन है, तो उसके रिगार्डिंग में एक सिलेक्शन कमेटी है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो सिलेक्शन और इलेक्शन का पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि सीजीआई को गवर्नमेंट के द्वारा लेटर फॉर्म के अंदर जो रिमूव किया गया है उस सिलेक्शन कमेटी से उसके अंदर में यहाँ पे ऐड करना चाहिए। आप देखिए पेटिशन भी आपको देखने के लिए मिला था इसी के पर्सपेक्टिव से। तो इन सभी प्रोविजंस के बारे में हमने काफ़ी बार रीड किया है। आपको अनूप बरनवाल जो केस है उसके बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। आपका जो मेंस का पेपर है उसके अंदर अपने आंसर्स के अंदर हम आप उसको कोट कर सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरीके से डिसीजन दिया गया, इंडिपेंडेंस ऑफ किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में, उसका यहाँ पे सर्वाइवल के पर्सपेक्टिव से जो इंडिपेंडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए प्रेजेंट समय में जो सिलेक्शन कमेटी है वो क्या है। प्रेजेंट समय में जो सिलेक्शन कमेटी आपको देखने के लिए मिलती है पीएम सर के द्वारा हेड किया जाएगा। ये किसी यूनियन मिनिस्टर को यहाँ पे चूज कर सकते हैं पीएम सर किसी भी यूनियन मिनिस्टर को चूज करेंगे। और यहाँ पे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होगा तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट पार्टी है उसके लीडर के रूप से यहाँ पे अडॉप्ट किया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो सिलेक्शन कमेटी के द्वारा जिन मेंबर्स को चूज किया जाएगा वो मेंबर्स सजेस्ट किए जाएंगे सर्च कमेटी के द्वारा। सर्च कमेटी आपको लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में देखने के लिए मिलेगा और सर्च कमेटी के अंदर में अगर जिन नाम को सजेस्ट किया गया है, सपोज कीजिए कोई 5 पर्सन है उनका नेम यहाँ पे सजेस्ट किए गए, राम श्याम घनश्याम, और आप देखिए कि इस तरीके से 4-5 नाम है वो सजेस्ट किए गए हैं, तो उसके अंदर में से किसी एक पर्सन को चूज किया जा सकता है। इसके अलावा आप देखिए कि अदर देन जो 5 पर्सन है उनके अलावा भी चूज किया जा सकता है इस सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। तो ये इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन और काफ़ी सारे प्रोविजंस के बारे में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे आप देखिए कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन आपको देखने के लिए मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा 2014 के समय राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लॉन्च किया गया था। क्या मेन मोटिव था कि हमारा जो इंडिजीनियस यहाँ पे इंडिजीनियस जो कैटल्स हैं, इंडिजीनियस जो भी हमारे यहाँ पे एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो बोवाइन एनिमल हो या कोई दूसरे एनिमल हो। तो उसी के पर्सपेक्टिव से राष्ट्रीय गोकुल मिशन है। बट आप देखिए कि यहाँ पे केरल के पर्सपेक्टिव से एक पर्सन है जिनको कि हम जानते हैं सोसम्मा अय्यर के नाम से, डॉक्टर सोसम्मा अय्यर हैं जिनको कि पद्मा अवार्ड है वो भी दिया गया था 2022 के समय में। और आप देखिए कि उनके द्वारा जो वेचूर काऊ है, वेचूर जो काऊ है उसको बेसिकली यहाँ पे प्रोटेक्ट या कंजर्व है उनके द्वारा कैरी किया गया। अभी वेचूर नाम का जो एरिया है वो क्या है, आपने केरल के बारे में सदर्न पार्ट ऑफ केरल के अंदर आपने रीड किया होगा, कोटायम नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। कोटायम डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आप देखिए कि जो वेमनाड लेक है, वेमनाड लेक का ही ये पार्ट के अंदर में एक सिचुएटेड है वेचूर का एरिया जहाँ पे काऊ पाई जाती है। उसका जो हाइट आपको काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है, बट आप देखिए कि उनका जो आपको जो प्रोडक्ट है जैसे कि मिल्क है, मिल्क के अंदर में आपको जो फैट है वो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा।
तो एक इंडिजीनियस काऊ है जिनको कि यहाँ पे कंजर्व किया गया है डॉक्टर सोसम्मा अय्यर के द्वारा, उनको पद्मा अवार्ड दिया गया है। उसी के पर्सपेक्टिव से शशि थरूर सर के द्वारा ये जो एडिटोरियल है वो लिखा गया है। बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे शशि थरूर सर के द्वारा कहा गया कि जब हमने इंडिपेंडेंस को अचीव किया था 1947 के समय में, तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो फूड का जो स्कैरसिटी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। फूड का स्कैरसिटी है, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर भी स्कैरसिटी है, वो आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में गवर्नमेंट के द्वारा 1960s एंड 65 के समय में काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। या आप देखिए कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडाइज किया गया कि आपके द्वारा इस तरीके से कुछ रिफॉर्म्स हैं वो लाए जा सकें, जिससे कि हम यहाँ पे जो एग्रीकल्चर के अंदर जो सेल्फ सफिशिएंसी है, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर जो सेल्फ सफिशिएंसी है उसको अचीव कर सकें। उसके रिगार्डिंग में एक तो आपको जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा कि गवर्नमेंट के द्वारा ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसको प्रमोट किया गया। इसके अलावा आप देखिए कि आपको यहाँ पे एक वाइट रिवॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी देखने के लिए मिलता है। जो मिल्क का जो प्रोडक्शन है, ऑपरेशन फ्लड है, वो भी जाना जाता है, वर्गीज कुरियन सर हैं उनका लीडरशिप के अंदर में। ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन सर का लीडरशिप के अंदर में है। और आप देखिए कि MS स्वामीनाथन सर का भी रिसेंटली डेथ भी हुआ था और इनको यहाँ पे जो भारत रत्न अवार्ड है वो भी दिया गया है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव से हमने यहाँ पे क्या कैरी आउट किया गया, हमने यहाँ पे कैरी किया हाई यील्ड वैरायटी के जो यहाँ पे जो सीड्स हैं वो किसानों को प्रोवाइड किए गए। हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स हैं उनको प्रोवाइड किया गया। फर्टिलाइजर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजर्स के अंदर में देखिए कि आप देखिए NPK का जो रेशियो के पर्सपेक्टिव से फर्टिलाइजर्स हैं उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडाइज रेट के अंदर में। इलेक्ट्रिसिटी है जो प्रोवाइड किया गया, जिसके अंदर में आपको जो सब्सिडाइज रेट के ऊपर में इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। और आप देखिए कि इनको जो काफ़ी अच्छा जो रिटर्न है वो यहाँ पे सिक्योर कर सके, तो मार्केट है वो यहाँ पे बेसिकली प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। वाइट रिवॉल्यूशन के अंदर में या ऑपरेशन फ्लड के थ्रू में आप देखिए कि आपको काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूशन है वो देखने के लिए मिलते हैं। उसके अंदर में आपको एक अमूल नाम का जो इंस्टीट्यूशन है जो गुजरात के अंदर में सिचुएटेड है। अमूल जो डेयरी का कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट करता है। और इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो क्रॉस ब्रीडिंग का जो एक्टिविटी है उसको भी कैरी आउट किया गया है कि क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से हम यहाँ पे जो मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसको अचीव कर सकें। जो हमारा लार्ज पॉपुलेशन है उसका जो एस्पिरेशन है या उसका जो डिमांड है उसको यहाँ पे फुलफिल कर सकें इन प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्टिविटी है उसके पर्सपेक्टिव से। तो उसी के रिगार्डिंग में कहा गया कि जो वेच्योर काऊ है उनका जो पॉपुलेशन है वो डिसअपियर हो चुका था। सोसम्मा अय्यर मैम के द्वारा कंटिन्यूस अपना जो कंजर्वेशन का एक्टिविटी को कैरी आउट किया गया, उनके द्वारा इनको सर्च किया गया और उनका जो कंजर्वेशन है उसको स्प्रेड किया गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का भी मेन टारगेट यही है कि जो हमारे इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे प्रमोट कर सके, तो उसी को बताया गया है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप देखिए कि 2-3 दिन पहले हमने संडे का जो न्यूज़पेपर है उस दिन हमने रीड किया था। केरल के डिपार्टमेंट के द्वारा एक इंडिजीनियस काऊ है उनके रिगार्डिंग में न्यूज़ था स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर के अंदर में। तो आपको उस काऊ के बारे में पता होना चाहिए। वो आपको देखने के लिए मिलती है थेनमाला कुल्लन। थेनमाला कुल्लन नाम का जो काऊ है, थेनमाला कुल्लन, थेनमाला कुल्लन नाम का जो काऊ है जो कि केरल के अंदर ही पाया जाता है। तो आप देखिए कि वहाँ पे इंडिजीनियस इस काऊ को कंजर्वेशन के रिगार्डिंग में जो न्यूज़ है संडे का जो द हिंदू है उसके अंदर में मेंशन किया गया था। वहाँ पे हमने कंक्रेज नाम का जो इंडिजीनियस हमारा काऊ का जो वैरायटी है उसके बारे में भी वहाँ पे डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द इंडिया का जो नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके पर्सपेक्टिव से है। तो यहाँ पे इंडिया और भूटान के बारे में डिस्कस किया गया है स्टूडेंट्स। इंडिया और भूटान के बारे में आप देखिए कि भूटान का जो एरिया है वो आपको 38,000 स्क्वायर किलोमीटर है, वो आपको देखने के लिए मिलता है। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर है। 7.7 लाख का जो यहाँ पे पॉपुलेशन है वो पाया जाता है भूटान के अंदर में। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया का एरिया, आपको देखने के लिए मिलता है। 140 हमारा यहाँ पे 140 जो करोड़ का जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर में आपको देखने के लिए मिलती है। तो बेसिकली इंडिया और भूटान को इस तरीके से कंपेयर किया गया है। बट आप देखिए कि लास्ट 50 ईयर से हमारे जो रिलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भूटान के साथ में।
इंडिया और भूटान अपने साथ अपना एक दूसरे का जो बॉर्डर है उसको भी शेयर करते हैं, ओपन बॉर्डर आपको देखने के लिए मिलती है। काफ़ी कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे आपको जो कोऑपरेशन है इंडिया का, जो काफ़ी अच्छा जो कोऑपरेशन है वो भूटान के साथ में देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि नवंबर के मंथ के समय में जो भूटान के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो इंडिया के लिए विजिट किए थे, और आप देखिए कि वहाँ पे जो गेलेपू नाम का जो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, गेलेपू नाम का एक प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया गया है कि ऐसा सिटी है उसको डेवलप किया जाए भूटान के अंदर में जो कम्प्लीटली कार्बन न्यूट्रल हो। वैसे भी भूटान आपको कार्बन न्यूट्रल देखने के लिए मिलता है। वहाँ के लोगों का जो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेट हो। इसके रिगार्डिंग में कि एयरपोर्ट है उसके भी डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है कि इंडिया उस एयरपोर्ट को डेवलपमेंट करने में हेल्प करे। फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रीज के द्वारा कैरी आउट किया जा सके, तो इंडिया का जो रिलेशन है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है कि इंडिया को बेसिकली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पे कैरी आउट किया जाना चाहिए। गेलेपू नाम का जो सिटी है वहाँ पे आपको इन कुछ सिटी प्रोजेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि सऊदी अरेबिया के अंदर भी आपको नियोम नाम का एक सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। तो गेलेपू के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से कि इंडिया का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि इसी भूटान का जो नियर बाई एरिया है उसके नियर बाई के अंदर हमारे सिचुएटेड हैं हमारा जो आसाम का एरिया है। आसाम के अलावा देखिए कि वेस्ट बंगाल का जो एरिया है वो भी आपको जो दार्जिलिंग का एरिया है वो देखने के लिए मिलता है। तो उनका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे एरिया के साइड भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसको कि हम स्पिल ओवर इफेक्ट के रूप से जानते हैं। इसके अलावा इंडिया और भूटान का हाइड्रो पावर के अंदर भी आपको जो कोऑपरेशन है, जो हाइड्रो पावर है उसके अंदर भी आपको जो कोऑपरेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि काफ़ी सारे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया के द्वारा वहाँ पे फंड किए गए हैं, अपना जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में क्लीन इलेक्ट्रिसिटी इंडिया को प्रोवाइड किया जा सकता है। एक 2024 के समय में एक प्रोजेक्ट है वो वहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। और रिसेंटली जो 5 ईयर प्लान है, 12th जो 5 ईयर प्लान है उसके पर्सपेक्टिव से इंडिया के द्वारा 5000 जो करोड़ मनी है वो बेसिकली इन्वेस्ट किया गया है या यहाँ पे भूटान को बेसिकली दिया गया है इंडिया के द्वारा। तो इस तरीके से इंडिया भूटान का जो रिलेशन है वो एक आपको कोऑपरेटिव रिलेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। भूटान का जो ज्योग्राफी है उसके रिगार्डिंग में हाइड्रो पावर जो प्लांट्स हैं वो वहाँ पे जनरेट की जा सकती है, क्लीन एनर्जी इंडिया के डिमांड के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि इंडिया के साथ में अपना एरिया भी शेयर करता है, वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। गेलेपी प्रोजेक्ट है वहाँ पे इंडिया को इन्वेस्टमेंट को कैरी आउट करना चाहिए, और इंडिया का जो बेसिकली कंट्रीब्यूशन है भूटान का जो डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग में आपको 5 ईयर प्लान के अंदर में 5000 करोड़ के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एमएसपी के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि अभी इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन की ईयर के दौरान में भी फार्मर्स के द्वारा जो प्रोटेस्ट है उसको भी कैरी आउट किया गया था। अगर हम बात करें एमएसपी के बारे में तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ये जो प्रोविज़न है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है कि प्रेजेंट समय में हमारे कंट्री के अंदर में 23 जो क्रॉप्स हैं 23 जो क्रॉप्स हैं वहाँ पे एमएसपी है उसको ग्रांट किया जाता है, जिसके अंदर में आपको जो 21 क्रॉप हैं वो आपको फूड क्रॉप देखने के लिए मिलती हैं। 21 जो क्रॉप्स हैं वो फूड क्रॉप हैं। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे बेसिकली डिस्कस किया गया है पंजाब और हरियाणा के पर्सपेक्टिव से जो टोटल हमारे फार्मर्स का 6% फार्मर्स के रूप से काउंट होते हैं, और आपको देखिए कि पंजाब और हरियाणा के अंदर पैडी का जो बेनिफिट है उसके पर्सपेक्टिव से बताया गया। एमएस स्वामीनाथन सर का जो कमीशन एग्जिस्टेंस के अंदर में आया था उसके द्वारा भी 50% मार्जिन बेसिस पे जो प्रॉफिट के बारे में कहा गया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो डिस्ट्रेस है उसको डील करने का ज़रूरत है। इसके अलावा आप देखिए कि डबल द फार्मर इनकम का एक गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था 2020 तक। उस समय में आपको एक कमेटी देखने के लिए मिलेगी जिसको कि हम अशोक दलवाई कमेटी के नाम से जानते हैं। अशोक दलवाई जो कमेटी है, अशोक दलवाई कमेटी है वो आपको देखने के लिए मिलती है 2022 के पर्सपेक्टिव से। एमएस स्वामीनाथन सर का कमीशन है। गवर्नमेंट के द्वारा पीएम आशा नाम का एक इनिशिएटिव है उसको भी लॉन्च किया गया था प्राइज सपोर्ट स्कीम के रिगार्डिंग में, या जो डेफिशिएंसी है उसको बेसिकली यहाँ पे फुलफिल किया जा सके गवर्नमेंट के द्वारा जो एमएसपी के रिगार्डिंग में या जो किसी भी क्रॉप का जो प्रोडक्टिविटी है उसके सेल के पर्सपेक्टिव से जो डेफिशिएंसी है, जैसे कि आपको मध्य प्रदेश में उसी स्कीम का एक पार्ट देखने के लिए मिलेगा भावांतर भरपाई योजना के नाम से। नेक्स्ट अगर हम बात करें एमएसपी के बारे में था, ये आपको यहाँ पे कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के बारे में भी पता होना चाहिए। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के बारे में, जिसके द्वारा जो एमएसपी है उसको यहाँ पे बेसिकली डिसाइड किया जाता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि प्रदीप शर्मा सर हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस सर है मुंबई पुलिस के पर्सपेक्टिव से। इनके द्वारा आप देखिए कि एक फेक एनकाउंटर है उसको कैरी आउट किया गया था, तो उसी के पर्सपेक्टिव से इनको लाइफ टर्म का जो बेसिकली इम्प्रिजनमेंट है वो किया गया है कोर्ट के द्वारा एक फेक एनकाउंटर केस के अंदर में। आपको काफ़ी बार जब पुलिस को इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा कि पुलिस के द्वारा काफ़ी सारे जो एनकाउंटर्स हैं वो कैरी आउट किए गए हैं, तो उस समय में काफ़ी सारा जो फेक एनकाउंटर्स का जो न्यूज़ है, जो कंसर्न्स है, वो भी देखने के लिए मिलते हैं पुलिस स्टेट के रिगार्डिंग में। आप देखिए मुंबई के अंदर में 90s का वो एरा है, उस समय में आपको देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी सारी जो गैंग्स हैं वो वहाँ पे ऑपरेट किया करते थे। इलीगल वे में जो आपको एक्टिविटी है वो देखने के लिए मिलेंगे। उस समय में एक जो मुंबई पुलिस का एक स्पेशल जो टीम्स है वो बनती हैं, जो यहाँ पे एनकाउंटर्स हैं उनको कैरी आउट करते थे, या गैंग्स हैं उनको बेसिकली यहाँ पे एलिमिनेट करने का वर्क किया गया। बाद में और भी काफ़ी सारे जो कंसर्न्स हैं उनको रेज किया गया है कि मुंबई पुलिस के द्वारा और भी इस तरीके से जो काफ़ी ज़्यादा फेमस जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा अपना एक अलग से जो रैकेट्स हैं वो क्रिएट किए गए। ये सब भी न्यूज़ आपको देखने के लिए मिलती हैं। ऐसे जो न्यूज़ हैं वो न्यूज़पेपर के अंदर में 90s के समय की बात है ये सब। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे फेक प्रूफ के बारे में है। प्रेजेंट समय में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एक ऐप को डेवलप किया गया था। किसी पर्सन का जो नेम है उसके नेम के रिगार्डिंग में कोई फेक सिम कार्ड है उसको तो इश्यू नहीं किया गया है। 21 लाख के आसपास जो सिम कार्ड्स हैं इंडिया के अंदर में वो फेक हैं, उनके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बताया गया है कि उनका जो रजिस्ट्रेशन है और किसी नेम के रिगार्डिंग में है, किसी और पर्सन के द्वारा उसको ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोलम के बारे में है। आप देखिए कि ट्रेडिशनल आर्ट है वो आपको सदर्न इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलती है, जिसको फ्लोर के ऊपर में जो हमारा यहाँ पे जो आंगन है उसके अंदर में उसको प्रैक्टिस किया जाता है, वहाँ पे उसको यहाँ पे बेसिकली बनाया जाएगा। तो वोटर्स का जो अवेयरनेस है, वोटिंग को कैरी आउट करना है। आप देखिए कि यहाँ पे ईवीएम को शो किया गया है, वोटिंग को कैरी आउट किया गया है। ये फिंगर के बारे में है कि ईवीएम का जो मशीन है वो आपको जो बटन है वो आपको प्रेस करना है, पोलिंग बूथ के ऊपर आपको पहुंचना है। तो उसी का अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कैरी आउट किया गया है। आपको एक स्वीप प्रोग्राम है वो भी देखने के लिए मिलता है। वोटर्स के अवेयरनेस के रिगार्डिंग में इलेक्शन कमीशन के द्वारा या जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर में, उनके द्वारा जो स्वीप प्रोग्राम है उसको कैरी आउट किया जाता है ग्रास रूट लेवल के ऊपर में। स्वीप प्रोग्राम है। इसके अलावा आप देखिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पर्सपेक्टिव से हमने जो सी विजिल प्रोग्राम है, जो सी विजिल का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में अभी रीड किया था, तो सी विजिल एंड स्वीप के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये वोटर्स के अवेयरनेस के रिगार्डिंग में है। सी विजिल आपको देखने के लिए मिलेगा कि सिटीजन्स का विजिलेंस है, सिटीजन्स के द्वारा वहाँ पे जो पेटिशन है उसको फाइल किया जा सकता है। पेटिशन नहीं, कंप्लेंट को फाइल किया जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें, रेलवे का यहाँ पे कमाई के बारे में है कि जो टिकट कैंसिल है, वेटिंग टिकट है, इन सभी के रिगार्डिंग में कुछ इनकम जनरेट हुआ है। एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे। आप देखिए कि रिसेंटली जो न्यू लोकपाल हैं उनको अपॉइंट किया गया है, तो लोकपाल के बारे में आपको पता होना चाहिए। उन्हीं लोकपाल के द्वारा सीबीआई इंक्वायरी के बारे में बात किया गया, जिस तरीके से एथिक्स कमेटी के द्वारा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके द्वारा कुछ मनी लेके जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे, ऐसे एलिगेशंस उनके ऊपर लगे थे, और आप देखिए कि उनको बाद में पार्लियामेंट से उनका जो एथिक्स कमेटी है उनके अगेंस्ट में जो डिसीजन है वो भी लिया गया था। तो ऐसे ही लोकपाल के द्वारा सजेस्ट किया गया है कि सीबीआई के द्वारा जो इंक्वायरी है वो कैरी आउट की जाए उनके अगेंस्ट में। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन लोकपाल के बारे में। आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क ये है, एक तो आपको लोकपाल के पर्सपेक्टिव से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना है। किस पर्सन को जो लोकपाल है उसके रिगार्डिंग में अपॉइंट किया जा सकता है, क्या कोई क्राइटेरिया मेंशन है, सिलेक्शन कमेटी क्या है, सिलेक्शन कमेटी क्या है लोकपाल के रिगार्डिंग में, और रिसेंटली हमारा कौन पर्सन है जिनको लोकपाल के रूप से अपॉइंट किया गया है। रिसेंटली वो न्यूज़ के अंदर में थे स्टूडेंट्स, लास्ट 10 डेज के अंदर में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए लोकपाल के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फोर्स लेबर के अंदर में 27.6 मिलियन पीपल्स हैं वो इंगेज हैं, उसका जो बेनिफिट है उसके बारे में भी बताया गया है। तो आप देखिए कि फोर्स लेबर है क्या। फोर्स लेबर आपको पुअर्टी, इस तरीके का जो फैमिली के अंदर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, ऐसे काफ़ी सारे जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो सब देखने के लिए मिलती हैं, जिसकी वजह से लोग हैं वो फोर्स लेबर का जो एक्टिविटी है उसके अंदर में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसको कि हम बॉन्डेड लेबर हैं, बंधुआ मजदूर हैं उसके रूप से भी जानते हैं। ये आईएलओ के द्वारा बताया गया है।
अब आईएलओ के बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि 1919 के समय में जो आईएलओ है उसका इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है और उसी समय में इंडिया के अंदर में लेबर रिफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारे जो वर्क हैं वो कैरी आउट किए गए थे। आप देखिए कि उस समय में आपको एक ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट है वो भी देखने के लिए मिलता है, ट्रेड यूनियंस का जो फॉर्मेशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा उसी समय में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ऑल इंडिया जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस है जो लेटर फॉर्म के अंदर में एनएम जोशी नाम के जो पर्सन है उनका लीडरशिप के अंदर में ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन के रूप से एक अलग फैक्शन है वो क्रिएट होता है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को क्रिएट किया गया था उसी समय में। ऑल इंडिया जो किसान सभा है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कौन पर्सन है जो फाउंडिंग मेंबर थे, कौन इसके सेक्रेटरी हुआ करते थे, क्या लाला लाजपत राय का कोई रिलेशन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से, उसके बारे में आपको रीड करना है। और भी आपके हमारे यहाँ पे जो लेबर रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के समय में काफ़ी सारे जो मूवमेंट्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि श्रमजीवी नाम का एक जो न्यूज़पेपर है वो चला करता था। लेबर्स के जो रिफॉर्म्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से एक स्पेशल डे है वो दिया जाएगा लेबरर्स को। यहाँ पे संडे का दिन है जिस दिन आराम करना है सभी लोगों को। ऐसे काफ़ी सारे जो वर्क हैं वो आपको, काफ़ी सारे जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलते हैं। धीरे धीरे उसी का आप देखिए फॉर्मलाइजेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा हमारे यहाँ पे जो वर्किंग प्रोसेस है उसके अंदर में। 2023 को सबसे हॉट ईयर के रूप से बताया गया है डब्ल्यूएमओ के द्वारा। होमवर्क है आपके लिए, डब्ल्यूएमओ का जो फाउंडिंग ईयर है, क्या इसका फाउंडिंग ईयर 1951 है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? क्या जिनेवा के अंदर में है? जैसे आईएलओ का जो हेडक्वार्टर है वो आपको जिनेवा के अंदर देखने के लिए मिलेगा, तो डब्ल्यूएमओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर में। नेक्स्ट इज अगर हम बात करें जिम्बाब्वे के बारे में है। आप देखिए कि जिम्बाब्वे 1970 1980s के समय में काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर जो प्रोस्परस है वो हुआ करता था। बाद में वहाँ पे आपको एक पॉलिटिकल लीडर हैं, उनका जो टेन्योर है वो देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि पॉलिटिकल लीडर के द्वारा जॉब्स को क्रिएट नहीं किया गया, यूथ को कम्प्लीटली इस तरीके से जो एंटरटेनमेंट का एक्टिविटी है या डिस्कशन है, डेलिब्रेशन है, इन सभी में इंगेज किया गया। और एम्प्लॉयमेंट ना जनरेट होने की वजह से वहाँ का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो भी डिक्लाइन हुआ। तो आपको देखने के लिए मिलता है कि जो जिम्बाब्वे नाम का जो कंट्री है वो देखिए कि 2000 के समय से अपना जो सेल्फ सफिशिएंसी है, उनका जो कम्युनिटी है उसी को फुलफिल करने के पर्सपेक्टिव से एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उनके वहाँ पे नहीं होता है। तो उसी का कंडीशन के बारे में बताया गया है कि एक वर्कर के द्वारा मेज का जो प्लांटेशन है जिम्बाब्वे के अंदर में वहाँ पे वर्क को कैरी आउट किया गया। जिम्बाब्वे का जो कैपिटल है वो क्या है स्टूडेंट्स? हरारे आपको इसका कैपिटल देखने के लिए मिलेगा। और आप देखें कि साउथ अफ्रीका के नियर बाई के अंदर ही सिचुएटेड है। जिम्बाब्वे है, नामीबिया है, नियर बाई एरियाज के अंदर ही सिचुएटेड है। दो ऐसे भी कंट्री हैं जो आपको इनसाइड द साउथ अफ्रीका देखने के लिए मिलेंगे। सपोज कीजिए साउथ अफ्रीका का टेरिटरी है, तो यहाँ पे कुछ दो कंट्री हैं जो अंदर ही सिचुएटेड हैं। एक को हम लिसोटो के नाम से जानते हैं और एक को हम स्वाजीलैंड के नाम से जानते हैं। आप जब भी कार का जो अपना एसी है उसको ऑन करते हो तो क्या माइलेज के ऊपर इफेक्ट करता है, उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं। स्पेन के अंदर कोई इंसिडेंट सामने आया। स्पेन, आप देखिए कि स्पेन और पुर्तगाल का जो रीजन जहाँ पे सिचुएटेड है उस पेनिनसुलर रीजन को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? आपको जो स्पेन और पुर्तगाल का जो रीजन है वो देखने के लिए मिलेगा, उसको हम जानते हैं आइबेरियन पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। और आप देखिए कि पुर्तगाल और स्पेन का जो एरिया है उस स्पेन के अंदर में आपको जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे एक एरिया देखने के लिए मिलता है जिसको कि हम कैटेलिनिया का जो रीजन है उसके नाम से भी जानते हैं। और कैटेलिनिया के अंदर 2017-18 के समय में कि हमको अलग से देश है वो बनना है, 2017-18 के समय में ऐसा जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला था, क्योंकि कैटेलिनिया रीजन के द्वारा हाईएस्ट जो यहाँ पे टैक्स है वो दिया जाता है स्पेन के अंदर में। तो आप स्पेन का जब लोकेशन को आप देखोगे तो आपको ईस्टर्न पार्ट के अंदर जो कैटेलिनिया है वो देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि इस पार्ट के अंदर में जो पुर्तगाल है वो सिचुएटेड है। इस कंप्लीट पार्ट को हम आइबेरियन पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। अफ्रीका का जो नॉर्दर्न पार्ट है, यूरोप का जो कम्प्लीटली वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। और पुर्तगाल से हमारे यहाँ पे वास्को डिगामा आते हैं, उनके द्वारा क्या क्या लाया गया था स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर में, जो आपको राउंड थिंग्स हैं जैसे कि पोटैटो है, जैसे कि टोमेटो है, इस तरीके का जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं वो वहीं से ही लाए गए थे पुर्तगाल के अंदर में। इंडिया के अंदर में ये पहले नहीं हुआ करते थे, इंडिया के अंदर इनका जो प्रेजेंस है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखें कि बेलगोरोड नाम का जो जगह है उसके रिगार्डिंग में रसिया के द्वारा जो इवोकेशन है उसको कैरी आउट किया गया है। सेलिंग है इसी के रिगार्डिंग में कि हो सकता है यहाँ पे इस सिटी के अंदर अटैक हो, तो रसिया ने अपना जो सिटी है वहाँ से सिविलियन पर्सन से उनको रेस्क्यू किया गया है। गैम्बिया के बारे में है, आप देखिए कि गैम्बिया के अंदर में जो बेसिकली फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से जो बिल है उसके अंदर में कैरी आउट किया गया। तो गैम्बिया का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। हमने सेनेगल के पर्सपेक्टिव से रीड किया था कुछ दिन पहले, तो आप देखिए कि यहाँ पे जो गैम्बिया है वो सिचुएटेड है। कंप्लीटली जो सेनेगल है उसके द्वारा इसको कवर किया जाता है। गैम्बिया रिवर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे ये जो ओशियन है, यहाँ पे जो ओशियन है उसके साथ में अपना जो एरिया है वो शेयर करता है गैम्बिया नाम का जो कंट्री है। और जो इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो सेनेगल के थ्रू इसको कवर किया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला। पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया गया। तालिबान का जो कंट्रोल एरिया है अफगानिस्तान, वहाँ से भी अटैक किया गया है, तो उसका जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला है। इसराइल के द्वारा जो स्टारवेशन है उस स्टारवेशन को एज ए वेपन ऑफ वॉर के रूप से यूज किया गया है। ये यूएन के द्वारा बताया गया है वहाँ पे गाजा स्ट्रिप के एरिया के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिलीपाइंस के बारे में है। आप देखिए कि फिलीपाइंस कहाँ पे सिचुएटेड है, आपको साउथ चाइना सी के अंदर देखने के लिए मिलता है। और चाइना और फिलीपाइंस का जो कंटिन्यूस आपको जो अपोजिशन है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 1951 के समय में इंडिया के द्वारा यूएस के द्वारा फिलीपाइंस के साथ में एक ट्रीटी है उसको साइन किया गया था, जिसको कि हम म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी के नाम से जानते हैं। कि फिलीपाइंस को अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो यूएस के द्वारा उसको डिफेंस किया जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा उसको डिफेंड किया जाएगा, जिसको कि म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी के रूप से जानते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जो विजिट के लिए आए हैं फिलीपाइंस के लिए, उनके द्वारा साउथ चाइना सी का जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में बताया गया कि किस तरीके से वहाँ पे साउथ चाइना सी के मैक्सिमम एरिया के ऊपर चाइना के द्वारा क्लेम किया गया है। और आप देखिए कि फिलीपाइंस और उनका जो बोट का जो कोलिजन है वो सब भी देखने के लिए मिला। तो यूएस के द्वारा उसको डिफेंड किया जाएगा 1951 की उस ट्रीटी के थ्रू में, ये भी यहाँ पे बताया गया है यूएस के जो यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर हैं जो विजिट के लिए आए हैं उनके द्वारा। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। जो भी आपको होमवर्क दिया गया है उसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ये आपका सबका होमवर्क है स्टूडेंट्स, रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए और नोट डाउन कीजिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।